जी, कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 39। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि कोई भी अगर कंपनी बारो करना चाहे तो बारोइंग की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। डिबेंचर इशू करके भी बारोइंग की जा सकती है, बैंक से लोन लेके भी बारोइंग की जा सकती है, और बारोइंग की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी शेयर होल्डर से भी लोन लिया जा सकता है। ये बोरोइंग सिक्योर्ड भी हो सकती है, अनसिक्योर्ड भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर बोरोइंग सिक्योर्ड होती है। इसकी 3 टाइप्स हमने स्टडी की थी। 3 तरह के लोन होते हैं, बोरिंग्स होते हैं, प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज। और इसमें चार्ज की फर्दर 2 टाइप्स हमने स्टडी की थी, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। शाबाश, तो ये सारे कंसेप्ट हमें क्लियर है। अब हम स्टडी करते हैं कि अगर कोई कंपनी एग्रीमेंट करती है बोरोइंग का, जैसे प्लेज का किया या मॉर्गेज का किया या चार्ज का किया, तो क्या इसे कमीशन से मुराद रजिस्ट्रार, कमीशन भी कंसेप्ट समझाने के लिए आपको वर्ड यूज करता हूं, वरना असल में ये रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया जाता है। तो क्या कंपनी कोई भी अगर लोन एग्रीमेंट करती है, वो चाहे मॉर्गेज का हो, चाहे प्लेज का, चाहे चार्ज का, क्या उसे कमीशन के पास रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है? यानी चाहे प्लेज, चाहे मॉर्गेज, चाहे चार्ज, कोई सा भी बोरोइंग का एग्रीमेंट हो, क्या उसे रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है? इसका जवाब है यस, रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा, ये पहले इसकी नेसेसिटी समझ लीजिए, क्यों रिक्वायर्ड होता है ये रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना। क्योंकि सम टाइम कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो शायद आपने किसी और जगह पे भी रजिस्टर करवाए हों। जैसे आप कोई भी मॉर्गेज करवाते हैं तो गवर्नमेंट का जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, वो जैसे लाहौर की प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको सुना होगा पटवारी खाने में जाके वहाँ पे भी एंट्री होती है। वहाँ पे भी अगर आपने कोई मॉर्गेज करवाई हो तो मार्क किया जाता है कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया गया है। तो जब एक जगह पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में एंट्री हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्टर करवाने की ज़रूरत क्या है? इसकी 2 रीज़न है। पहली रीज़न तो ये कि रजिस्ट्रार के पास जब रजिस्टर करवाएंगे तो उसके पास कंपनी का सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड मौजूद होगा। यानी कंपनी का किसी भी किस्म का, कितने भी उसने कंपनी ने अपने एसेट्स के अगेंस्ट में चार्ज रजिस्टर करवाए हुए हैं, सारे के सारे एक जगह पे मौजूद होंगे, जिससे जो लोन देने वाले यानी बैंक वाले लोग, उन्हें आसानी होती है ये जानने में कि क्या कंपनी ने ऐसा तो नहीं है कि अपने एसेट्स की अमाउंट से ज़्यादा लोन लिए हुए हैं। तो कंपनी के जितने भी लोन्स होते हैं, सारे के सारे उनकी अपडेटेड अमाउंट, जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, वो रजिस्ट्रार के पास मौजूद होती है। और दूसरी रीज़न ये होती है कि ना सिर्फ ये कि एज ऑन टुडे का रिकॉर्ड होता है रजिस्ट्रार के पास, बल्कि जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। इससे बैंक्स को एक ही जगह से ये भी अंदाज़ा लगाने में हेल्प होती है कि पास्ट में इस कंपनी ने किस किस बैंक से लोन लिए हुए हैं और कोई डिफ़ॉल्ट किया है कि नहीं डिफ़ॉल्ट किया। तो ये चूंकि सारा रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड एक ही जगह पे मेंटेन हो रहा होता है और वो रिलायबल भी होता है, इसीलिए बैंक्स की कोशिश ये होती है और कंपनीज की भी कि वो रिकॉर्ड एक जगह पे सेंट्रलाइज मेंटेन हो रहा हो। इसीलिए रजिस्ट्रार के पास हर बोरोइंग एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाया जाता है, चाहे वो प्लेज हो, चाहे वो मॉर्गेज हो, चाहे चार्ज हो। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे हमें समझा ये रहा है पहला कंसेप्ट, ये एग्जाम में अक्सर 5-6 नंबर के साथ पूछ लेता है कि बताइए वो कौन कौन सा प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज है जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना जरूरी है। बताइए वो कौन सा प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज है, कौन कौन सी टाइप के, जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है। इसका एक है वन वर्ड आंसर, जो कंसेप्चुअली तो ठीक है लेकिन एग्जाम में वो लिखने के नंबर नहीं मिलेगी। और एक है लंबा चौड़ा आंसर, जो है तो थोड़ा सा मुश्किल लेंथी, लेकिन एग्जाम में नंबर उसी के मिलेंगे। कंसेप्चुअली आंसर सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि वो कौन कौन सा प्लेज, मॉर्गेज और चार्जेस हैं जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करना रिक्वायर्ड है। इसका आंसर है एवरी प्लेज, एवरी मॉर्गेज, एवरी चार्ज। कंपनी कोई भी बोरोइंग का एग्रीमेंट करे, हर तरह का प्लेज, हर तरह का मॉर्गेज, हर तरह का चार्ज रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना लाजमी है, लाजमी है। क्लियर? लेकिन ये कंसेप्ट तो ठीक है, एग्जाम में इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम में मार्क्स उस लिस्ट के मिलेंगे जो कंपनीज एक्ट में उसने हमें दी हुई है। लेकिन जब आप इस लिस्ट को पढ़ेंगे ना और थोड़ा सा गौर करेंगे, सिर्फ रटा नहीं गौर करेंगे, तो आपको पता चलेगा इसमें हर तरह की चीज कवर हो जाती है, हर तरह की चीज कवर। जैसे सबसे पहले उसने कहा कि कौन, वो कहता है अगर आप सिक्योरिटी के तौर पे, यानी आपने प्लेज या मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करवाया किस एसेट्स के ऊपर, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी के ऊपर, तो उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है। यानी अगर आपने व्हीकल्स पे मॉर्गेज क्रिएट, व्हीकल पे चार्ज क्रिएट करवाया, मॉर्गेज करवाना जरूरी है?
सॉरी रजिस्टर करवाना जरूरी है। व्हीकल मूवेबल है, इन पे चार्ज क्रिएट करवाया, रजिस्टर करवाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है हर मूवेबल प्रॉपर्टी पे। और साथ ही उसने कह दिया कि ऑन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी, चाहे वो जहां मर्जी सिचुएटेड। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, वेल नेवर सिचुएटेड। लेकिन पहले आप फोकस कीजिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे किसी किस्म का चार्ज वगैरह क्रिएट करवाते हैं, वो भी रजिस्टर करवाना है। इमूवेबल में भी तो बाकी प्रॉपर्टी रह कौन सी गई, यही तो टाइप्स होती है। हाँ लेकिन एक रह गई, एक रह गई इंटेंजिबल। मूवेबल हो गई, इमूवेबल हो गई, इंटेंजिबल तो रहेगी ना। इसीलिए उसने कहा ऑन गुडविल और एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये जो कैटेगरी ना फिफ्थ, यहां पे इसका इशारा किस तरफ है, शाबाश, इंटेंजिबल एसेट्स की तरफ। तो कौन कौन सा मॉर्गेज प्लेज चार्ज रजिस्टर करना रिक्वायर्ड है, दिस इज क्रिएटेड ऑन एनी मूवेबल, इमूवेबल, गुडविल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। और डेटर्स पे ऑन बुक डेट से मुराद डेटर्स है, बुक डेट से क्या मुराद है, डेट। अच्छा डेटर असल में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, प्रॉपर्टी नहीं, एसेट है, प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, डेटर्स एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी नहीं। और आपको पता है डेटर्स को भी गिरवी रखवाया जा सकता है, इसके अगेंस्ट में भी कि कैसे भला, बैंक के पास जाते हैं, आपने बिल रिसीवेबल्स का टॉपिक पढ़ा अकाउंटिंग में, कोई डिस्काउंटिंग का टॉपिक, डिस्काउंटिंग में क्या होता है भला, बिल रिसीव, बैंक के पास जाते हैं, बैंक से कहते हैं सर ये देखिए ये हमारे डेटर्स हैं, हमने इनसे पैसे लेने हैं। बैंक कहता है अच्छा 3 महीने के बाद आपने इसे 1 लाख लेना है, ऐसा कीजिए अभी मुझे मेरे से आप 90,000 ले लीजिए, 3 महीने में इंतजार करता हूं, 3 महीने के बाद इसे 1 लाख रुपया ले लूंगा। इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग, ठीक है, डिस्काउंटिंग। तो जो अगर आपने टेक्निकली स्पीकिंग ये तो बज़ाहिर रखता है ना डिस्काउंटिंग, लेकिन अगर आप इसके ऊपर सोचें असल में ये लीगली ट्रांजैक्शन क्या बनती है, आपने बैंक से 90,000 का लोन लिया और बदले में 1 लाख के डेटर्स को सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास गिरवी रखवा दिया, ठीक है, और वो 10,000 बाद में उसका इंटरेस्ट होगा। तो ये बुक डेट्स ऑफ द कंपनी पे भी चार्ज रजिस्टर करवाया जा सकता है, ठीक है। आपने ये हैरान नहीं होना कि डेटर्स के ऊपर चार्ज कर, डेटर्स को क्या डेटर्स को फिजिकली पकड़ के बैंक के पास जमा करवाए जाएंगे, नहीं 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 नहीं, उनका जो राइट टू रिसीव मनी है वो बैंक को दिया जाता है। ये क्लियर हो गया। तो अभी तक बताइए कौन कौन सा टाइप ऑफ मॉर्गेज चार्ज या प्लेज रजिस्टर करना रिक्वायर्ड है, एवरी मूवेबल, इमूवेबल, इंटेंजिबल, गुडविल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शामिल है, बुक डेट्स ऑफ द कंपनी। और फिर उसने कहा कि कहीं कोई चीज रह ना गई हो, इसीलिए उसने कहा ऑन एवरी प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड। हालांकि इन्वेंट्री मूवेबल में आ गई है, लेकिन उसने खास तौर पे इसका अलहदा से जिक्र कर दिया। वो इसलिए किया कि प्रैक्टिकली बहुत सी कंपनीज अपनी ज्यादातर जो बोरिंग्स है वो स्टॉक इन ट्रेड के अगेंस्ट में प्लेज करवा के करती है, इसलिए उसने खास तौर पे इसका भी जिक्र कर दिया। तो कितनी तरह के मॉर्गेज प्लेज चार्ज रजिस्टर करना रिक्वायर्ड है, ये सारे आपके सामने हैं, ठीक है। ये एग्जांपल याद कर लेंगे सारे, अच्छा आगे चलते हैं। फिर एक अजीबोगरीब सी एग्जांपल दी है जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई ये क्यों एग्जांपल दिया उसने। ऑन अ शिप, बहरी जहाज और एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज, और एनी शेयर इन ए शिप और एयरक्राफ्ट। जैसे 2-3 लोगों ने मिलकर कोई शिप बाय की है, शिप और एयरक्राफ्ट, बज़ाहिर ये भी मूवेबल में कवर हो जाते हैं, लेकिन शायद वो मूवेबल की डेफिनेशन में ला उन एसेट्स को मूवेबल ले रहा है जो सड़क पे चलते हैं। यहां पे ये कौन से मूवेबल आइटम्स हैं, जो पानियों में चलते हैं, जो हवाओं में चलते हैं। उसने कहा कोई चीज रह ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कल कला को कोई वकील कानूनी नुक्ता ले आए कि मूवेबल तो हुआ है जो रोड पे चलते हैं, तो ये तो रोड पे चली नहीं रही, ये मूवेबल नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात। तो शिप और एयरक्राफ्ट इसके अगेंस्ट भी अब मुझे बताइए, पीआईए वाले अगर बैंक से लोन लेते हैं और बदले में अपना जहाज जो है वो उस पर चार्ज क्रिएट करवा देते हैं, रजिस्टर कराना रिक्वायर्ड है कि नहीं, रिक्वायर्ड है, ठीक है। कौन से वाला एसेट आएगा ये, फिफ्थ, सॉरी सिक्स, शिप और एयरक्राफ्ट। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि ऊपर वाली 6 एग्जांपल्स और जो नीचे वाली एग्जांपल्स है इनमें डिफरेंस क्या है? आपसे यही तवक्का थी, वो बड़े मुझे बड़ी बात है, वाह 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 वाह।
ऊपर एसेट्स है, नीचे क्या है, इक्विटी है। हाँ ये देखिए बिल्कुल ठीक आपने पिक किया है। ये ऊपर जितनी भी एग्जांपल्स है ये इटसेल्फ एसेट्स हैं जिनको आप सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास लिखवाएं, रजिस्टर करवाएं तो बैंक का चार्ज क्रिएट होता है। यहाँ पे नीचे वाली एग्जांपल्स में ये एसेट्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे ये नहीं कह रहा फॉर इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर कि जब कभी आप डिबेंचर करेंगे तो उन डिबेंचर्स को सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास रखेंगे। यहाँ पे ये नहीं कह रहा, क्योंकि डिबेंचर तो इटसेल्फ हमारी लायबिलिटी है, तो सिक्योरिटी के तौर पे एसेट्स दिए जाते हैं, लायबिलिटीज थोड़ी दी जाती है। ये नीचे वाली एग्जांपल अगर आप देखें तो ये लायबिलिटीज है। यहाँ पे ये नहीं समझा रहा कि इनको सिक्योरिटी के तौर पे रखवाया जा सकता, बल्कि समझा क्या रहा है कि अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हैं, सिक्योर डिबेंचर, तो डिबेंचर इशू करने के अगेंस्ट आपने कोई भी चीज को सिक्योर करवाया हो, किसी भी किस्म के एसेट को सिक्योर करवाया, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। यानी अगर डिबेंचर इशू किए, इनके अगेंस्ट जो भी चार्ज क्रिएट करवाया किसी भी किस्म के एसेट्स पे, वो आपने रजिस्टर करवाना है। यानी डिबेंचर रजिस्टर नहीं हो रहे, डिबेंचर इशू करने में बैकएंड पे जो सिक्योरिटी लिखवाई गई है वो रजिस्टर करवाना है। इसी तरह सेम फॉर इश्यूएंस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। रिडीमेबल कैपिटल किसको कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मींस रिटर्नेबल। तो अगर आपने उनके अगेंस्ट में किसी भी किस्म की सिक्योरिटी रखवाई है, किसी भी किस्म की सिक्योरिटी, तो आपने जब रिडीमेबल शेयर इशू किए तो जो भी सिक्योरिटी रिक्वाई उसको रजिस्टर करवाना लाजमी है। और लास्ट ऑन कंडीशनल सेल एग्रीमेंट्स फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। कंडीशनल सेल एग्रीमेंट क्या कह रहा है, जैसे लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज, सेल एंड लीज बैक, ये भी कंपनी का बोरोइंग करने का तरीकाकार है। बोरोइंग करने का तरीकाकार है। आपने लीज पढ़ी हुई है, उसमें एक एसेट हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है, एडवांस लेवल पे होती है, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी क्या करती है, अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी एक बंदे को बेच देती है, उससे 100 मिलियन अभी के अभी ले लिया और बाद में उसे कहा आप यही प्रॉपर्टी हमें लीज पे दे दें, हम यही प्रॉपर्टी आपसे रेंट पे ले लेते हैं, लीज पे ले लेते हैं। तो एक्चुअली जब आप देखें तो एसेट कंपनी के पास ही पहले भी था, अब भी है। पहले भी कंपनी इसको इस्तेमाल कर रही थी, अभी भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कंपनी को पैसों की जरूरत थी, अब वो कंपनी को पैसे मिल गए, जो एक तरह से कंपनी ने इसको सेल करके पैसे हासिल किए। ठीक है, अब कंपनी आहिस्ता आहिस्ता रेंट पे करती रहेगी। इसको बज़ाहिर देखा जाए तो ये सेल एंड लीज बैक की ट्रांजैक्शन कहलाती है, सेल एंड लीज बैक। लेकिन अगर आप लीगली देखें ना तो ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही है जैसे आपने अपने एसेट किसी दूसरे के हवाले करके उससे लोन ले लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता मंथली बेसिस पे उसकी रीपेमेंट करते रहेंगे। ये है सेल एंड लीज बैक। इसी तरह हायर परचेज है कि जैसे आपने चीजें खरीद ली और अब आप आहिस्ता आहिस्ता उसको पे कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इस तरह की भी जो लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं कंपनी की, जिसमें बज़ाहिर तो ये लगता है कि कोई किसी किस्म का डेट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दरअसल अगर आप सोचें तो डेट इन्वॉल्व है। दरअसल अगर आप सोचें तो डेट इन्वॉल्व है। इसीलिए इस तरह के जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो मिसलीनियस टाइप्स की हो सकती है, लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज, सेल एंड लीज बैक, ये सब भी अगर आप इनमें से किसी ट्रांजैक्शन में भी आप इन्वॉल्व होते हैं, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना जरूरी है, क्योंकि अब वो एक तरह से एसेट जो है वो आपका सिक्योरिटी के ऊपर दूसरे पर्सन से के पास। ये कुछ समझ आई? ये इसमें थोड़ा सा चूंकि अकाउंटिंग भी इन्वॉल्व है तो मैं भी आपको इसकी सही तरीके से समझ ना आई हो, लेकिन जहन में रखिए ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपने इनको रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए याद करना है। एग्जाम में आज तक उसने जब भी पूछा है इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन, हमेशा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन उसका क्या होता है कि बताइए वो कौन कौन से चार्जेस हैं जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है। डन, बता देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी किताब बंद करके लिखें तो कम से कम कितने टाइप ऑफ चार्जेस लिख लेंगे जो रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है? सारे लिख लेंगे। चले ठीक है। अच्छा, आखिरी लफ्ज बड़ा इंटरेस्टिंग है, आखिरी सेंटेंस, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू टू सिक्योर डेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। क्या लिखा हुआ है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू टू सिक्योर ए डेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। यानी ये ऐसी एग्जांपल है जिसमें कंपनी लोन ले रही है। इन सारी एग्जांपल में भी कंपनी लोन ले रही है।
इनमें तो सीधा समझ आ जाएगा आपको 8 तक लोन ले रही है, 9वीं एग्जाम्पल में आपको सीधा समझ में नहीं आएगा, लेकिन असल में इसमें भी कंपनी एक तरह से लोन ही ले रही है। इन सब एग्जाम्पल में लोन ले रही है कंपनी और उससे रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है। लेकिन जो आखिरी एग्जाम्पल है ना, इसमें भी कंपनी लोन ले रही है लेकिन रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड नहीं। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझिए ये क्या होता है। ये बल्कि आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा, पढ़ा होगा ना, प्रोमिसरी नोट पढ़ा है। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है? क्या प्रोमिसरी नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल है? क्या पढ़ा होता है हमने प्रोमिसरी नोट में? जब कभी कंपनी बैंक से लोन लेती है ना, बैंक वाला कहता है ठीक सिक्योरिटी के तौर पे आपने चीजें हमारे पास रखवा दी, ठीक, आप अपने डायरेक्टर से कहें हमें एक प्रोमिसरी नोट भी दें ताकि जिसपे लिखा हो ऑन डिमांड वी विल पे एबीसी बैंक लिमिटेड ₹50 मिलियन, ₹50 मिलियन, ठीक है, वी प्रॉमिस जो भी अल्फाज होते हैं, I promise to pay ₹50 million to ABC बैंक ऑन डिमांड। इसका मकसद क्या होता है? बैंक ये कह रहा है कि अगर कभी कंपनी लोन वापस ना कर पाई और सिक्योरिटीज की वैल्यू भी कम होगी किसी वजह से, कंपनी लोन वापस ना कर पाई, तो हम डायरेक्टर से बाकी का लोन लेंगे, डायरेक्टर्स को लायबल करार दीजिए। बाय लॉ डायरेक्टर्स कंपनी के डेट्स के लिए लायबल नहीं होते, सेपरेट पर्सन है, लेकिन अगर वो खुद से प्रोमिसरी नोट लिख के दे दे बैंक को तो उस सूरत में लायबल हो सकते हैं, खुद से कर देते। ये जो इंस्ट्रूमेंट लिख के डायरेक्टर्स बैंक को दे रहे होते हैं ये प्रोमिसरी नोट या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। लॉ कहता है ये रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों बता रिक्वायर्ड नहीं है? पर्सनल कैपेसिटी में जा रहा है, और दूसरा ये एडिशनल सिक्योरिटी है। असल में तो कंपनी ने जब लोन लिया तो उन्होंने कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह ऊपर करवा दी होगी, ये एडिशनल सिक्योरिटी है, पर्सनल लेवल की सिक्योरिटी है, इसीलिए इसे रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, ये 9 एग्जांपल्स हैं, 9 में से 8 एग्जांपल्स उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लास्ट 9वीं एग्जांपल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन परेशानी की जरूरत नहीं है। समझ आए या ना आए, क्या करना है? याद कर लेना आपने जी। गुडविल को हमने यहाँ पे क्यों लिखा है? वो तो प्लेज मोड और चार्जिंग से किसी में भी हम सिक्योर नहीं करवाते, सिक्योरिटी में ही रखवाते। नहीं, गुडविल को भी सिक्योरिटी के तौर पर बाज़ औक़ात गुडविल जो है उसकी कोई मार्केट वैल्यू हो सकता है, हो सकती है उसकी वैल्यूएबल चीज हो गुडविल पे, कुछ केसेस में हो सकते हैं, हो सकती है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप फर्ज कीजिए एक कंपनी के सीएफओ हैं, चले बना देते हैं आपको सीएफओ। बैंक से लिया लोन, आपके साथ वकील भी गया, उसने एक अच्छा सा एग्रीमेंट बना लिया और बैंक ने भी उसके ऊपर साइन कर दिए, आपने भी इसके ऊपर साइन कर दिए, एग्रीमेंट वैलिड हो गया। बैंक ने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए, आपने सिक्योरिटी जो भी चार्ज था वो क्रिएट करवा दिया। क्या आपने मजीद कोई काम करना? रजिस्टर करवाना है। कहाँ? रजिस्ट्रार। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि रजिस्टर किसने करवाना है, बैंक ने या कंपनी ने? अच्छा, बैंक के लिए लॉ वर्ड यूज करता है लेंडर और कंपनी के लिए वर्ड यूज करता है बोरोअर। तो अगर लेंडर और बोरोअर के अल्फाज इस्तेमाल हो तो आप क्लियर है कि इसे क्या मरा। लेकिन हम क्योंकि केस स्टडी, अब जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में टेस्ट करता है, इसीलिए हम बैंक और कंपनी के नाम से इसको बुला के आगे चलेंगे। क्योंकि केस स्टडी में कोई ना कोई एक बैंक होगा, एक कंपनी होगी, आपको पता होना चाहिए। कंपनी बैंक को लोन नहीं देती, बैंक कंपनी को लोन देता है। क्या बैंक रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवाएगा या के कंपनी? पहला क्वेश्चन यहां पे ये राइज होता है, हु कैन रजिस्टर द चार्ज। कंसेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी चार्ज वगैरह। क्या आपने लोन लिया, सिक्योरिटी के तौर पे जो भी चीजें रजिस्टर करवाई या सिक्योरिटी के तौर पे जो भी चीजें बैंक के पास रखवाई, अब उन्हें रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कैसे करवाना है वो प्रोसेस समझने जा रहे हैं। क्या समझने जा रहे हैं हम क्या समझने जा रहे हैं? तो कौन सा प्रोसेस समझने जा रहे हैं? रजिस्ट्रार के पास जाने का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस समझ के रजिस्ट्रार के पास कोई भी सिक्योरिटी रजिस्टर कराने का प्रोसेस क्या है? पहला कंसेप्ट, हु कैन रजिस्टर, कौन रजिस्टर करवा सकता है? वो कहता है ये बोरोअर की ड्यूटी है और लेंडर का राइट है कि चार्ज को रजिस्टर करवाया जाए। यानी कंपनी की ड्यूटी है और बैंक का राइट है कि चार्ज रजिस्टर कर। ड्यूटी का मतलब क्या है कि असल में जिम्मेदारी बैंक की है, सॉरी कंपनी ठीक, कंपनी
असल में जिम्मेदारी कंपनी की है, लेकिन अगर किसी वजह से कंपनी डिले कर रही है तो बैंक खुद भी अगर चला जाए रजिस्ट्रार के पास तो रजिस्ट्रार चार्ज को रजिस्टर कर देगा। किसकी फेवर में? बैंक की फेवर में। लेकिन चूंकि ओरिजिनली जिम्मेदारी ये कंपनी की थी, इसीलिए अगर लेंडर यानी बैंक खुद से चार्ज रजिस्टर करवाता भी है तो जो इसके अखराजात होंगे वो कंपनी को ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वो कंपनी से बाद में क्लेम कर लेगा, बैंक वो अखराजात कंपनी से बाद में क्लेम कर लेगा। कौन से अखराजात? रजिस्ट्रेशन के। तो फिर बताइए कि चार्ज रजिस्टर करवाना है तो कौन जाके चार्ज रजिस्टर करवा सकता है? बारोअर भी, लेंडर भी। ड्यूटी किसकी है? बारोअर की। और राइट किसका है? लेंडर का। अगर लेंडर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वो उसके अखराजात किससे लेगा? बारोअर से। ये बात समझ आ गई? हाँ, चार्जेस बारोअर है, लेंडर नहीं है। लेंडर नहीं है, बोन बाय बारोअर। बारोअर ही लिखा हुआ ना बुक में भी। चार्जेस बोन बाय, बर्दाश्त किए गए। कंपनी से मुराद बारोअर ही है। ये प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? स्टेप नंबर 1, 30 दिन के अंदर अंदर। किसके 30 दिन के अंदर अंदर? चार्ज क्रिएशन के। चार्ज क्रिएट कब होता है भला? जब इंस्ट्रूमेंट साइन होता है। इंस्ट्रूमेंट साइन होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जिसकी बेस पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, यानी आसान अल्फाज में लोन एग्रीमेंट। तो जिस दिन लोन एग्रीमेंट होगा उसके कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है? 30 दिन के अंदर अंदर। तो 30 दिन के अंदर अंदर कौन रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा? बारोअर भी जा सकता है, लेंडर भी जा सकता है। अगर लेंडर जाता है तो वो बारोअर से उसके अखराजात क्लेम कर लेगा। तो 30 दिन के अंदर अंदर, फर्ज कीजिए हमने कि बारोअर ही सीधे तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो जिस दिन लोन एग्रीमेंट हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर बारोअर जाएगा किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, और उसको कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फाइल करेगा। कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? लोन एग्रीमेंट की कॉपी, और इसके साथ प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स फाइल करेगा। एक फॉर्म होता है जो फिल करना होता है, उस पर कुछ पर्टिकुलर्स लिखे होते हैं। वो फॉर्म फिल करके उसके साथ सबूत के तौर पे लोन एग्रीमेंट की कॉपी लगा के रजिस्ट्रार के हवाले कर दिया जाता है, और रजिस्ट्रार फिर उसको रजिस्टर करके सर्टिफिकेट इशू कर देता है। सर्टिफिकेट, आपको पता है रजिस्ट्रार जब कभी रजिस्ट्रेशन करता है कोई ना कोई सर्टिफिकेट जरूर इशू करता है। ठीक है, ये ना समझेगा कि रजिस्ट्रार सिर्फ या तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू करता है। नहीं नहीं, वो अदर टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट भी इशू करता है। प्रोसेस क्लियर हो गया? क्या प्रोसेस है मेरे भाई बताइए? 30 दिन के अंदर अंदर क्रिएट होने के, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होने के 30 दिन के अंदर अंदर बारोअर या लेंडर रजिस्ट्रार के पास जा सकता है, और वो क्या करेगा? कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और पर्टिकुलर्स, प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स फाइल करवाएगा, और उसके बाद रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि आपके एंट्री हमने कर दिया चार्ज। सर्टिफिकेट कोई नाम, सर्टिफिकेट का मतलब सिर्फ एंट्री कर दी उन्होंने। ठीक है, उन्होंने, रजिस्ट्रार ने अपने रिकॉर्ड में जहां पे वो कंपनी के सारे मॉर्टगेज, प्लेज, रजिस्टर की एंट्री करता होता है उसमें एंट्री कर दी और एक सर्टिफिकेट दे दिया जो इस बात का सबूत है कि एंट्री हो चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट अब जरा कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। ये ट्विस्ट क्या है? क्या अच्छा पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी हो उसको मॉर्टगेज करवा के लोन ले सकते हैं? ये तो सिंपल कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट नहीं। अब जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये, क्या पाकिस्तान से बाहर, आपको पता है बहुत से पाकिस्तानियों की दुबई में भी प्रॉपर्टीज हैं, लंदन में भी है। अच्छा ठीक, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान से बाहर की प्रॉपर्टी हो उसको पे मॉर्टगेज क्रिएट करवा के पाकिस्तानी बैंक से लोन ले लिया जाए? पाकिस्तानी बैंक से लोन ले, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, लेकिन याद रखें ऐसी सिचुएशन में
सिर्फ पाकिस्तान में 4 रजिस्टर नहीं करवाना, आपने फॉरेन कंट्री में भी 4 रजिस्टर करवाना है। इधर ना इधर 4 रजिस्टर हुआ हो और उधर से प्रॉपर्टी को बेच दें, क्योंकि दुबई में प्रॉपर्टी है, दुबई का बैंक वाला अब वो पाकिस्तान वाले से थोड़ी पूछेगा कि बताइए आपके मुल्क में इस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएट तो नहीं, उसे बताना पड़ेगा जाके। तो लॉ ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान है ना, तो आपने उसे पाकिस्तान में तो 4 रजिस्टर करवाना ही करवाना है, उस फॉरेन कंट्री में भी 4 रजिस्टर करवाना है रेलिवेंट अथॉरिटीज को। और इस मकसद के लिए हो सकता है, इस मकसद के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज फॉरेन कंट्री में भिजवाना पड़े, एक कॉपी, बल्कि खुद भी अगर जाना पड़े तो खुद भी जा सकते हैं। भाई रिक्वायरमेंट समझ आई कि नहीं आई कि अगर कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर सिचुएटेड है, पाकिस्तान से बाहर वाक़ है, और उसके अगेंस्ट में आप मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं, इजाजत है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ साथ उस फॉरेन कंट्री में भी चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि बाहर जाके सबमिट करवाना पड़े। भाई क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पे अगर आप बुक में देखें ना, आपको 2 हेडिंग्स नजर आएंगी। एक है कि मॉर्गेज आर चार्ज क्रिएटेड इन पाकिस्तान ऑन प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान, और दूसरा क्या है, मॉर्गेज आर चार्ज क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान। जैसे फर्ज कीजिए पीआईए की यूएसए में कोई प्रॉपर्टी है, होटल, अच्छा ठीक है, होटल ठीक है। पीआईए अगर पाकिस्तानी बैंक के पास जाके कहते हैं कि हमारी यूएसए में प्रॉपर्टी है, इस पे के अगेंस्ट में सिक्योरिटी के तौर पे रख के आप हमें लोन दे सकते हैं, पाकिस्तानी बैंक क्या कहेगा, हाँ दे सकते हैं। लेकिन वो कहेगा आपने जब एग्रीमेंट हो जाए ना हमारा, आपने 30 दिन के अंदर अंदर एसएससीपी के पास जाके चार्ज रजिस्टर करवाना है। करवाएंगे? पीआईए वाले कहते हैं करवाएंगे। तो कहता है नहीं, ऐसे नहीं, अब चूंकि प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान सिक्योरिटेड है, तो आपको पाकिस्तान से बाहर भी ये चार्ज क्रिएट कराना पड़ेगा उधर की रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास, ताकि जब वो बेचने, आप ये ना हमसे बाला बाला इसको बेच दें, जब कभी बेचने की बारी आएगी, यूएसए के रिकॉर्ड में लिखा होगा कि पाकिस्तान के एक बैंक का इसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो हमसे एनओसी लेके फिर बेचने देंगे, वरना बेचने नहीं देंगे आपको। प्रॉपर्टी अगर पाकिस्तान से बाहर सिक्योरिटेड है, पाकिस्तान में भी चार्ज क्रिएट होगा आउटसाइड। अब सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आपने गौर से समझना है कि तब्दीली क्या की है और इसका हमारे प्रोसेस पे क्या इंपैक्ट आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है पीआईए यूएसए वाला होटल उसके अगेंस्ट किसी यूएसए के बैंक से लोन ले? हो सकता है यूएसए के बैंक को इतराज होगा? नहीं होगा ना, वो लोन ले देगा। और अपना जो उनका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, उधर भी तो कोई ना कोई होगा, दिन शायद डिफरेंट हो लेकिन प्रोसेस तो होगा, करवा लेगा। क्या ये चार्ज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होना जरूरी है? अब पीआईए पाकिस्तानी कंपनी है, रिकॉर्ड में एंट्री पहुंच गए, रिकॉर्ड में एंट्री होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो यूएसए के बैंक से भी लोन ले लिया, पाकिस्तान के बैंक से भी लोन ले ले, हाँ उधर। तो इसीलिए अच्छा आप देखें, होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट ये बात लिखी नहीं हुई लेकिन कंसेप्ट से हमें ये बात पता चलती है कि प्रॉपर्टी अगर पाकिस्तान से बाहर है ना, तो लोन चाहे पाकिस्तान के बैंक से लें चाहे बाहर के बैंक से लें, दोनों जगह पे रजिस्टर करवाना चाहिए। लेकिन अब की बात, जब यूएसए में, क्वेश्चन मेरा ये है कि यूएसए में लोन रजिस्टर हो गया, पाकिस्तान में भी रजिस्टर होना चाहिए। कब? पाकिस्तान में नॉर्मल पीरियड तो 30 डेज का है, लेकिन अब कब होना चाहिए? 30 डे। लेकिन 30 डेज स्टार्ट पता है कब से होंगे? जब नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स जितने दिनों में पाकिस्तान पहुंचते हैं ना, नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स जितने दिनों में पाकिस्तान पहुंचते हैं उसके 30 दिन के बाद, यानी 30 दिन कब से काउंट होंगे? जब उधर देखिए पाकिस्तान में रूल क्या है कि जिस दिन एग्रीमेंट हुआ ना तब से 30 दिन काउंट होंगे और उसके अंदर अंदर चार्ज रजिस्टर करवाना है। लेकिन ये प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान, इसमें रूल क्या है कि 30 दिन एग्रीमेंट की डेट से नहीं, जब डॉक्यूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान पहुंचेंगे या नॉर्मल हालात में जितने दिनों में पहुंचते हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर। यहां पे थोड़ी सी डेज की एक्सटेंशन मिल गई इस वजह से कि फॉरेन कंट्री का केस है। ये समझ आया? इस पे तो हम सारे एग्री करते हैं ना कि रजिस्ट्रेशन दोनों मुल्कों में होनी चाहिए, बट ठीक है, मेन कंसेप्ट ये था। तो ये है फर्दर प्रोसीडिंग्स इफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान। आपने इसको फॉरेन कंट्री में भी रजिस्टर करवाना है, पाकिस्तान में भी, ठीक है। लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज में रजिस्टर करवाते हैं, लोन लेते हैं,
और फिर पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवानी है तो पीरियड 30 डेज का कब स्टार्ट होगा? डॉक्यूमेंट शुड रीच पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियस राइट्स नॉट टू बी, ओहो ये एक लाइन है, इसके पीछे बैंक की पूरी टर्मिनोलॉजी, जो एक बैंक का इत्तेफाक से ऑडिट किया था, उस पे क्रेडिट मैनेजर के साथ बैठ के हफ्ता लगा था, फिर ये टर्म समझ आई थी इनका मतलब क्या होता है। मेन कंसेप्ट क्या है? प्रीवियस राइट्स नॉट टू बी इफेक्टेड। अब जरा सुनिए। अच्छा मुझे बताएं, जो सिलेबस में सिर्फ उतना समझाऊं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी समझा दूं प्रैक्टिकल? पक्की बात है, कंफ्यूज तो नहीं हो। अच्छा फिर लेकिन ये देखें, अगर एक्स्ट्रा मुझसे समझेंगे ना तो फिर सीफैब के जो सीला के क्वेश्चन ना उनमें प्रैक्टिकल टर्म भी यूज करता है। अगर आप मेरे से प्रैक्टिकल कंसेप्ट सीखेंगे ना तो फिर मैं आपसे टेस्टिंग भी प्रैक्टिकल लेवल पे करवा दूंगा। यानी हालांकि सिलेबस में शामिल नहीं है हमारे, लेकिन एक्स्ट्रा कंसेप्ट अगर आप मुझसे सीख रहे हैं तो मैं उसको फिर टेस्ट भी करूंगा एहतियातन, क्योंकि बाज़ का टर्म्स अब रिसेंटली कुछ ऐसी सीला में यूज कर रहा है जो प्रैक्टिस से रिलेटेड है, इसीलिए एहतियातन हम उसके टेस्ट करने का इंतजार नहीं करते, खुद से कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा शायद कंसेप्ट आपको मुश्किल लगे। कुछ बैंक्स होते हैं, देखिए प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जैसे क्या सिक्योरिटी को बताएं? कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग का नाम बता। आपका पीटीसीएल की बिल्डिंग है, पीटीसीएल की बड़ी सी बिल्डिंग है, इसकी वैल्यू कर लेते हैं 100 मिलियन फॉर एग्जांपल, इतनी बड़ी बिल्डिंग, चले बहरहाल एग्जांपल के लिए काफी, इसकी मार्केट वैल्यू है 100 मिलियन। सिक्योरिटी को दो बड़े हिस्सों में पहले क्लासिफाई करना है, बड़े हिस्सों में। एक होती है शेयर्ड, एक होती है नॉट शेयर्ड। ये जनरल वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, असल में लीगल टर्म कुछ हो रहा है। शेयर्ड का मतलब क्या है? एक सिक्योरिटी के ऊपर एक से ज्यादा बैंक्स ने लोन दिया हुआ है। नॉट शेयर्ड का मतलब क्या है? एक ही बैंक ने लोन दिया हुआ है। जब नॉट शेयर्ड होना तो इसे प्रैक्टिकली कहा जाता है इस बैंक का एक्सक्लूसिव चार्ज है। ये प्रैक्टिकल टर्म है। एक्सक्लूसिव चार्ज का मतलब क्या है? किसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ एक ही बैंक ने लोन दिया हुआ है और उसी का राइट है। क्लियर हो गया ये? और शेयर्ड का मतलब क्या है? एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक से ज्यादा बैंक्स ने लोन दिया। आपको बजाहिर लगेगा जैसे शेयर्ड में ना फ्रॉड हो रहा है बैंक्स के साथ, ऐसा नहीं है। जैसे अगर 100 मिलियन का की वैल्यू है तो हो सकता है कि 20 मिलियन का एक बैंक से लोन लिया हो और 30 मिलियन का किसी दूसरे बैंक से। यानी 100 मिलियन की प्रॉपर्टी में 20 मिलियन की सिक्योरिटी एक बैंक को दी हुई है, 30, तो दोनों बैंक खुश है। बल्कि दोनों बैंक ये कहेंगे सर जी हमारी सिक्योरिटी में अभी भी कुशन है, आप किसी तीसरे को 40 मिलियन लोन भी लेके ऐड करवाना चाहें कोई मसला नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, फर्ज कीजिए पहले लोन लिया था ए से। एक्सक्लूसिव चार्ज में तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है ना, ये कंसेप्ट एक्सक्लूसिव चार्ज के लिए नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूसिव चार्ज के केस में प्रीवियस किसी का राइट होगा ही नहीं। फर्ज कीजिए, अब इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये टर्म ध्यान में रख लें, बाकी इसको इग्नोर कर दें। शेयर्ड, पहले बैंक ए से लोन लिया 20 मिलियन, ठीक है। फिर बैंक बी से लोन लिया 30 मिलियन, ठीक। मेरा क्वेश्चन ये है, फर्ज कीजिए किसी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई और इसको बेच के पैसे आए 40 मिलियन। 40 मिलियन। मेरा क्वेश्चन है इस 40 मिलियन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? इसको क्या प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी? इसको 16, इसको 24, या पहले सारे का सारा इसको मिलेगा फिर इसको? पहले ए को, तरतीब के लिहाज से पहले ए ने लोन दिया था बाद में बी, पहले ए, यानी अगर बाद में बी एक सिक्योरिटी पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हुआ है, उस सिक्योरिटी पे बाद में कोई दूसरा बैंक चार्ज क्रिएट करता है, तो यहां पे लॉ क्या कह रहा है कि प्रीवियस के राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे। प्रीवियस के राइट्स इफेक्ट नहीं, प्रीवियस के राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे का मतलब क्या है? जब ये डिफॉल्ट करेंगे, ये सिक्योरिटी बिकेगी, सबसे पहले इसका पूरा डेट पे होगा, इसके बाद बाकी दूसरों की बारी आएगी। ये बात समझ रहे हैं? प्रीवियस राइट्स शैल नॉट बी इफेक्टेड का मतलब ये है।
ठीक, इसको बैंक की लैंग्वेज में कहते हैं रैंकिंग चार्ज। रैंकिंग, RANK। रैंकिंग चार्ज का मतलब क्या है कि जो पहले बैंक ने लोन दिया उसकी सेटलमेंट पहले होगी, फिर दूसरे बैंक ने लोन दिया उसकी सेटलमेंट बाद में होगी, फिर तीसरे बैंक जिसने लोन दिया उसकी सेटलमेंट उसके बाद होगी। रैंक बना दिए जाएंगे, तरतीब लगा दी जाएगी। यह है रैंकिंग चार्ज। FIFO, शाबाश FIFO, FIFO कह ले, बिल्कुल ठीक है। रैंकिंग चार्ज का मतलब हाँ कि जिसने पहले लोन दिया है वो पहले आओ जी। ये देखिए कहीं पे भी लिखा है, मुझे तो ये भी नहीं कंफर्म कि लिखा भी है कि नहीं। हाँ ये, लेकिन अभी मेरी बात समझ खत्म नहीं हुई। रैंकिंग, अच्छा क्वेश्चन फिर ये है कि इसमें नहीं, बकाया तो कंपनी को मिल जाता है। क्वेश्चन ये है कि इसमें तो राइट्स इफेक्ट नहीं हो रहे, तो राइट इफेक्ट फिर किस केस में होते हैं? अगला सवाल तो ये है, राइट इफेक्ट किसके? जो बैंक बी होता है ना, ये कंपनी से कहता है PTCL से कि आपने मुझे असूल ये है कि जो बाद में लोन देगा था वो लाइन में लगेगा, पहले वाले की पहले पेमेंट होगी, बाद वाले बाद में। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं लाइन में ए के पीछे ना लगूं, ए के साथ खड़ा हूं, यानी दोनों को जो पेमेंट हो रही हो प्रोपोर्शनेट हो। इसमें बी, इसमें ए का राइट्स इस वाली ऑप्शन में अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसमें हो रहा है, क्योंकि इसमें पैसे इसको हो सकता है कम मिले, इसमें राइट्स इफेक्ट हो रहा है। इसको कहते हैं पारी पासू चार्ज, PARI, पारी पासू, PASSU, पारी एट पार से निकला है ना, इक्वल केस में इक्वल। रैंकिंग में क्या होता है, एक बैंक आगे फर्स्ट रैंक, सेकंड, मैं स्पेलिंग बताता हूं, उठाया पार तो सुना ना, एट पार, इक्वल, इक्वल पार से ही निकला है पारी, PARI, पारी, PASSUE, पारी पासू, पारी पार, ये लैटिन वर्ड्स होते हैं। इक्वली पास, जो बेनिफिट होगा इक्वली पास होगा, जो सिक्योरिटी का बेनिफिट होगा इक्वली पास होगा, पारी पासू चार्ज। लेकिन इसके लिए आपको, चूंकि ए, अब प्रैक्टिकली सुनने बात, बैंक ए ने लोन दे दिया, बैंक बी जब लोन देगा ना सेम सिक्योरिटी के ऊपर, दो ऑप्शंस होती हैं कि क्या ये चार्ज रैंकिंग के तौर पे रजिस्टर करवाया जाए या पारी पासू के तौर पे। अगर ये रैंकिंग के तौर पे रजिस्टर करवाया जाए ना, तो बैंक ए की रजामंदी की, इसके NOC की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसका राइट इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए बैंक कहता है बाय डिफॉल्ट, लॉ ये कहता है बाय डिफॉल्ट जब कभी नेक्स्ट रजिस्टर होंगे ना, तो प्रीवियस के राइट इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप प्रीवियस के राइट इफेक्ट करना चाहते हैं ना, यानी पारी पासू, तो फिर आपको इसकी रजामंदी लेना पड़ेगी, प्रैक्टिकली इससे NOC लेना होता है। पर NOC ले तो फिर पारी पासू चार्ज क्रिएट होता है, वरना नहीं। तो ये आपको फर्क समझ आया, एक्सक्लूसिव चार्ज में, रैंकिंग चार्ज में और पारी पासू चार्ज में क्या फर्क है। अब अगर किसी केस स्टडी में टर्म यूज हो, रैंकिंग चार्ज क्रिएट हुआ है, 1 तारीख को बैंक ए ने लोन दिया है, 10 तारीख को बैंक बी ने लोन दिया है, तो जब रीपेमेंट होगी तरतीब लगा लेंगे। और अगर वो कहते पारी पासू चार्ज है, फिर दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी कि जब कभी चार्ज रजिस्टर करवाया जाएगा, प्रीवियस पार्टीज के चार्ज के राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे। यानी जब कभी नेक्स्ट चार्ज क्रिएट होगा, वो बाय डिफॉल्ट कौन सा चार्ज होगा? रैंकिंग चार्ज। रैंकिंग चार्ज यानी पहले वालों की बारी आएगी, बाद में इनकी बारी आएगी। लेकिन अगर आप इस चार्ज के अपग्रेड कराना चाहते हैं पारी पासू में, तो फिर जिन जिन का राइट्स इफेक्ट हो रहा है उनकी रजामंदी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब दिल में आ रही है बात, प्रैक्टिस की बात है, तो बात से बात निकलती है। आप एक जगह बैंक में बिल जमा करवाने के लिए खड़े हैं, आपकी बारी है 10वीं, रैंकिंग में 10वीं बारी है, आप चाहते हैं आपकी बारी 5वीं आ जाए, तो बताइए आपको 5वीं बारी आ जाए तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? जो 5वें नंबर पे है उसकी? नहीं, हाँ 5वें नंबर और उससे पीछे जितने हैं उन सब की, क्योंकि उन सब का राइट इफेक्ट होगा।
इसीलिए अगर ये एक से ज्यादा तादाद हो ना तो सारे बैंक से हमने परमिशन लेनी होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता था प्रैक्टिस में। बहरहाल ये टर्म ज़हन में रखिएगा, कभी आपके काम आ जाएंगी। आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। नहीं रजिस्टर करवाते चार्ज तो क्या हो जाएगा? अच्छा, दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक सही एक गलत। एक अगर आपने सही सेलेक्ट कर ली इसका मतलब अभी तक जो समझा है आपने समझ लिया, गलत सेलेक्ट की तो इसका मतलब कुछ भी नहीं समझा आपने। एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया, लोन दे दिया बैंक ने, डिसबर्समेंट हो गई, डिसबर्समेंट समझ पेमेंट हो गई, लेकिन बैंक ने वो चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया रजिस्ट्रार के पास। बैंक ने करवाया ना कंपनी ने करवाया, किसी ने नहीं करवाया। इफेक्ट क्या होगा? दो में से एक स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। पहला, सिक्योरिटी विल बी वॉइड। दूसरा, लोन विल बी वॉइड। सिक्योरिटी वाइड होगी, लोन अभी भी देना है बैंक कंपनी ने। लोन अभी, यानी इसको हम कहते हैं ये लोन तो है लेकिन सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है। लोन तो है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन इसका स्टेटस सिक्योर्ड नहीं, अनसिक्योर्ड है। ये वाइड होगा। दिस चार्ज विल बी वाइड एज अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड एज अगेंस्ट क्रेडिटर। ये लाइन नहीं ना समझ आई? कैसे हो सकता, समझाई तो है नहीं। चार्ज इज वाइड, अगर कोई चार्ज रजिस्टर नहीं करवाते इसका इफेक्ट क्या होगा? चार्ज इज वाइड, डेट बिकम्स अनसिक्योर्ड, बट कंपनी स्टिल लायबल टू पे डेट। ये ना हो कंपनी का हमने पे नहीं करना, पे तो करेंगे लेकिन अनसिक्योर्ड डेट के तौर पे, अनसिक्योर्ड। अच्छा अब सुनिएगा, अनसिक्योर्ड डेट के तौर पे करना है। ला यहां पे वर्ड यूज करता है दिस चार्ज विल बी वॉइड अगेंस्ट क्रेडिटर। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर आ गया ना तो ये चार्ज जो रजिस्टर नहीं करवाया गया ये उस क्रेडिटर के अगेंस्ट वाइड है। इसका मतलब क्या है कि उस क्रेडिटर की पहले बारी आएगी, आपकी बारी नहीं आएगी। जब सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर पे हो जाएंगे फिर आपकी बारी आएगी। और इसी तरह अगर कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस में है तो लिक्विडेटर जब सारे लोगों को पे कर देगा फिर आपकी बारी आएगी अनसिक्योर्ड की। तो इसका मतलब है अनसिक्योर्ड होना बड़ा रिस्की है, बड़ा रिस्की है। ठीक है, चार्ज इज वाइड एज अगेन। जैसे फर्ज करें इन्होंने भी लोन दिया कंपनी को, इन्होंने भी लोन दिया कंपनी को, इन्होंने चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, इन भाईजान ने चार्ज रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, अब ड्यू डेट पे मैंने डिफॉल्ट कर दिया, ये भाईजान भी पैसे लेने के लिए आ गए, ये भी पैसे लेने के लिए आ गए। अब पहले बारी किसकी आएगी? इनके वाला चार्ज, इन्होंने चाहे डॉक्यूमेंट बनाई हो, रजिस्टर नहीं करवाई, वो अनसिक्योर्ड है, इनके वाला डॉक्यूमेंट होगा वाइड अगेंस्ट हिम, वाइड अगेंस्ट क्रेडिटर, वाइड अगेंस्ट लिक्विडेटर। यानी इनके एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं होगी इनके एग्रीमेंट के सामने। क्यों कोई हैसियत नहीं होगी? क्योंकि इन्होंने रजिस्टर करवाया है, इन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया। हाँ, जब एसेट्स में से इनकी सारी पेमेंट हो जाएगी फिर इनकी बारी आएगी। ये वाइड अगेंस्ट क्रेडिटर का ये मतलब है। फिर आखिरी चीज, कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑन एक्विजिशन। आखिरी कंसेप्ट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑन एक्विजिशन। आप अगर किसी कंपनी से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, खरीद सकते हैं कि नहीं? खरीद सकते हैं, लेकिन आपने एक काम हमेशा करना है। क्या? रजिस्ट्रार के पास जाके उसके रिकॉर्ड में देखना है कंपनी ने इस प्रॉपर्टी को कहीं पे चार्ज या मॉर्गेज तो नहीं क्रिएट करवाया। ये वैसे हर ट्रांजैक्शन में जब भी प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग होती है ना, ये नोट किया जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल भी तो बैंक से लोन ले सकते हैं। जब भी प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है ना, बल्कि उसमें बाकायदा लिखवाया जाता है कि जिसमें सेलर रिटर्न फॉर्म में लिख के देता है कि ये प्रॉपर्टी, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन खास तौर पे चूंकि कंपनी ला पड़ रहे हैं, अगर कंपनी से आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन ये चेक कर लेना इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर्ड है कि नहीं। कैसे पता चलेगा हमें?
ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन लिया गया कि नहीं, कैसे पता चलेगा? रजिस्ट्रार के। क्या रजिस्ट्रार के पास जो रिकॉर्ड है ये वाला मॉर्गेज वाला, वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता है? यस, फीस होगी, करवा सकते हैं। अगर आप ये स्टेप नहीं करवाते तो लॉ कहता है मैं एज्यूम करूंगा अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उस पे चार्ज या मॉर्गेज था, मैं एज्यूम करूंगा खरीदते वक्त आपको इसका नोटिस था। जैसे अगर आप कोई एग्रीमेंट आपके सामने आए ना, आप उसको पढ़े बगैर साइन कर दें तो आप बाद में ये नहीं कह सकते मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। लॉ कहता है हम एज्यूम करेंगे कि आपने इसको पढ़ा था, आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस था इसका। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब एज्यूम किया जाएगा कि आपको इस चीज का नॉलेज था कि एग्रीमेंट में क्या कुछ लिखा हुआ है। उसी तरह अगर किसी कंपनी से प्रॉपर्टी ली लेकिन उस पर चार्ज या मॉर्गेज चेक नहीं करवा सके, बाद में पता चला उसके ऊपर तो मॉर्गेज क्रिएट हुआ है, तो बताइए क्या हम बैंक को ये कह सकते हैं ओ भाईजान प्रॉपर्टी हमने ले लिया है, अब तुम कंपनी से कोई और प्रॉपर्टी लो? ये लॉ ये एज्यूम करेगा कि प्रॉपर्टी खरीदते हुए आपको इस चीज का नॉलेज था कि प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज है और आपने विद मॉर्गेज प्रॉपर्टी खरीदी है। अब अगर कंपनी पे नहीं करती तो आप लायबल होंगे, आपकी प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। इसीलिए अव्वल तो कोशिश करें कभी कंपनी से प्रॉपर्टी खरीदे ही ना, लेकिन अगर खरीदें तो रजिस्ट्रार के पास जाके चेक जरूर कर ले क्या किस पे चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर किसी इंडिविजुअल से भी प्रॉपर्टी खरीदे ना तो पटवारी के रिकॉर्ड में चेक कर लें क्या इस पे कोई मॉर्गेज क्रिएट तो नहीं हुई, वरना बाद में फंस जाएंगे। ये काम लाजमी किया। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ आ गया, आखिरी कंसेप्ट आज का, उसके बाद लेक्चर खत्म। और अगर आप अभी 1 सेकंड में जवाब दे दें इसका तो इधर ही लेक्चर खत्म। क्या भला, एक कंपनी ए लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया और माल रोड की प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज क्रिएट करवाया, रजिस्टर भी करवा दिया। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड से ये प्रॉपर्टी हासिल कर ली जो कि सब्जेक्ट टू मॉर्गेज है। बताइए क्या बी कंपनी ने अपने नाम से अब ये चार्ज रजिस्टर करवाना है कि नहीं मॉर्गेज? नहीं, ये तो एज्यूम किया जाए इसको नॉलेज था। मैं ये नहीं पूछ रहा कि इसको नॉलेज था कि नहीं था, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये चार्ज अब रजिस्ट्रार की बुक्स में कंपनी ए के रिकॉर्ड से निकल के कंपनी बी के नाम पे चढ़ाया जाएगा ये चार्ज, या कि कंपनी ए के नाम पे रखा है? कंपनी बी के। शाबाश, यही कंसेप्ट है। इसका मतलब है कंपनी बी को चार्ज रजिस्टर करवाना चाहिए नए सिरे से। कितने दिन में? अब इस सूरत में 30 दिन कहां से शुरू होने हैं? सेल एग्रीमेंट से। नहीं, लोन एग्रीमेंट उधर ही रहेगा, उसका लोन एग्रीमेंट उधर ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी जो है इसको चार्ज क्रिएट करवाना होगा, ठीक है? नए नाम पे रजिस्टर होनी चाहिए ना। चलिए, ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आज आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5 ये 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीखे। क्लियर हो गए? जिसमें हमने क्या सीखा? हमने लिस्ट सीखी कि कौन कौन से केसेस हैं जिनमें प्लेज मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवाना जरूरी है। इनफैक्ट हर तरह का प्लेज मॉर्गेज चार्ज रजिस्टर करवाना जरूरी है, लेकिन लॉ ने हमें ये कुछ लिस्ट दे दिया कौन कौन सी। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बुक डेट्स, गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, शेयर, एयरक्राफ्ट शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडीमेबल कैपिटल, और वर्ल्ड में था मुश्किल सा रिडीमेबल कैपिटल हो गया, लीज एग्रीमेंट्स वगैरह, ठीक है। हाँ, एक ऐसा था इंस्ट्रूमेंट जिसको रजिस्टर कराना जरूरी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। शाबाश, रजिस्टर करवाना जरूरी। अच्छा, अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो कौन जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास? बारोअर की ड्यूटी है, लेंडर का राइट है, ठीक है। और कितने दिनों में रजिस्ट्रेशन करवानी? क्या कौन सा डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है? इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, उसकी कॉपी सबमिट करनी है और पर्टिकुलर्स प्रेस्क्राइब करना है, जिसके बाद रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अच्छा, जब ये प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान रजिस्टर्ड है फिर क्या रूल होगा? दोनों जगह पे रजिस्टर करवानी है, ठीक है। अगर लोन बाहर के अच्छा, ये लोन किस बैंक से लिया गया ये क्लियरली डिस्कस नहीं किया हुआ उसने, लेकिन कंसेप्ट यही बता रहा है कि अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान है और चार्ज आउटसाइड पाकिस्तान क्रिएट किया है, आउटसाइड पाकिस्तान क्रिएट करने का मतलब उधर फॉरेन बैंक से, तो फिर आपने पाकिस्तान में भी उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। और इसका टाइम पीरियड 30 दिन कब से शुरू होगा? जब वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में पहुंचेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के बैंक से लोन लिया है, चार्ज प्रॉपर्टी क्रिएटेड आउटसाइड बट चार्ज क्रिएटेड इनसाइड पाकिस्तान, तो इसमें बाहर फॉरेन कंट्री में भी चार्ज क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी और डॉक्यूमेंट्स आपने उधर भेजने हैं, ठीक हो?
और फिर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, इस कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए? चार्ज विल बी वाइड अगेंस्ट क्रेडिटर एंड लिक्विडेटर, क्रेडिटर एंड लिक्विडेटर। और इसमें अनसिक्योर्ड लोन होगा, लेकिन कंपनी लायबल है पे करने के लिए, लेकिन उसका स्टेटस अनसिक्योर्ड डेट का होगा। और लास्ट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या रूल है? अगर आप कंपनी से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसपे मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ है, तो एज्यूम किया जाएगा आपको उसका नॉलेज था। आप बाद में ये नहीं कह सके कि मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि आप इजीली पता करवा सकते हैं रजिस्ट्रार की बुक्स में से। ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे खत्म करते हैं। होम असाइनमेंट आज के नोट कर लीजिए 1 to 4। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।